अच्छा, एक तो वो सवाल था रिव्यू एक्सरसाइज का म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला, वो कराना है। सर ने एक सवाल भेजा होगा आप लोगों को ना, जो उसमें गलत है बुक में। शो दैट द वेक्टर्स 2i प्लस 3j प्लस 6k 3i माइनस 6j प्लस 2k एंड 6i प्लस 2j माइनस 3k 3.4 का है ये रिव्यू एक्सरसाइज की। आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर अब बेटा तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये बात प्रूव करनी है। तो ये कैसे प्रूव होगा? आसान सा तरीका है। ए डॉट बी जीरो आना चाहिए, बी डॉट सी जीरो आना चाहिए, सी डॉट ए जीरो आना चाहिए। ये सब का प्रोडक्ट जीरो आ गया तो इसका मतलब है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। लेट ए वेक्टर, पहले वेक्टर को ए कह देंगे, 2i प्लस 3j माइनस प्लस 6k। बी वेक्टर 3i माइनस 6j प्लस 2k एंड सी वेक्टर 6i प्लस 2j माइनस 3k आर द गिवन वेक्टर्स फॉर ए डॉट बी
तो इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। 2i मल्टीप्लाई होगा 3i से, 6i.i। 3 मल्टीप्लाई होगा 6j से, 3 6 18 j.j। 2 6 2 12 k.k आ जाए। 6 into 1 minus 18 into 1 and 12 into 1। 6 minus 18 plus 12। So we have a dot b is equals to minus 12 plus 12, and a dot b is equals to 0। Therefore a and b are, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आने का मतलब ए और बी परपेंडिकुलर है। a and b are perpendicular to each other। फिर उसके बाद b डॉट c निकाल लेंगे। 3i minus 6j plus 2k डॉट 6i plus 2j minus 3k। 3 6 18 i डॉट i आ जाएगा। 6 2 12 j डॉट j and 2 3 6 k dot k। 18 into 1 minus 12 into 1 minus 6 into 1। 18 minus 12 minus 6, 6 minus 6 0 आ जाएगा। Therefore B and C are perpendicular to each other। फिर उसके बाद C डॉट ए निकाल लेंगे, या ए डॉट सी। वेक्टर C 6i प्लस 2j माइनस 3k डॉट 2i प्लस 3j प्लस 6k। 6 2 12 i डॉट i, 2 3 6 j डॉट j, 3 6 18 माइनस k डॉट k। 12 into 1, 6 into 1, 18 into 1। 12 plus 6 minus 18 is 0 आ जाए। Therefore C and A are perpendicular to each other। A, B, C are mutually perpendicular। Review exercise question 5।
असाइनमेंट के एमसीक्यूज भी कर दिखाते हैं असाइनमेंट। कौन से एमसीक्यू समझाने हैं? सारे समझाने हैं। ज्यादातर छिपी है। जी। वैसे ऐसे एमसीक्यूज में याद करने की चीजें हैं। तो बता दें अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा हो तो मैं समझा दूँ। बाकी सब तो याद करने के एमसीक्यूज हैं इसमें। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज, आर का फॉर्मूला है। ए डॉट बी पैरेलल है। हाँ। एमसीक्यू नंबर 3। ये इफ ए इज इक्वल टू A1 I प्लस A2 J, इसकी बात कर रहे हैं। ए और बी ये दो वेक्टर्स गिवन है। इनका डॉट प्रोडक्ट निकालने को कहा हुआ है। आई जहां लगा हुआ है दोनों जगहों पर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। A1 B1 से मल्टीप्लाई होगा। A1 B1 I डॉट I, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। A2 B2 J डॉट J, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। A3 B3 K डॉट K। तो बेटा ये A1 B1 I डॉट I की जगह 1, A2 B2 J डॉट J की जगह 1, A3 B3 K डॉट K की जगह 1, A1 B1 A2 B2 A3 B3। तो ये इसका रिजल्ट आ गया। एमसीक्यू पूछ रहे थे, एमसीक्यू नंबर 3। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना था, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कराइए जैसे। कौन सा? 2। एमसीक्यू नंबर 2 में कह रहे हैं I डॉट J J डॉट K डॉट I किसके बराबर है? ये वैसे जीरो के बराबर है, ये जीरो के बराबर होता कैसे है बेटा?
फॉर्मूला है ए डॉट बी बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। आई रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को, जे रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को। तो एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा होता है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, थीटा 90 होता है। अगर मैं इस फॉर्मूले में वैल्यूज चेंज कर दूं, ए की जगह आई लिख दूं, बी की जगह जे लिख दूं, तो आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड कॉस 90 डिग्री। तो बेटा आई और जे वैसे यूनिट वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और कॉस 90 होता है 0। तो ये पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि आई और जे एक्स और वाई एक्सिस के वेक्टर हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जे वाई एक्सिस का वेक्टर है यूनिट वेक्टर, के जेड एक्सिस का है, ये भी परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इसीलिए इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। नहीं, डायरेक्ट याद कर ले बस कि 0। बेटा 18 भी याद करने का है कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री का मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर नहीं लिखा हुआ तो उसका दूसरा नाम ऑर्थोगोनल। 17। इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 और पाई, देन वेक्टर्स ए एंड बी आर थीटा 0 है या फिर पाई रेडियंस है। मतलब एक वेक्टर है बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए। दूसरा वेक्टर बना रहा हूं, उसकी डायरेक्शन ये बना दी, ये है वेक्टर बी। ये दो वेक्टर्स एक ही सीट में लाई कर रहे हैं। अगर इस वेक्टर से इस वेक्टर का एंगल देखो तो कितना बन रहा है? 180 बन रहा है, और 180 को पाई रेडियंस कहते हैं। तो ये एक ही सीध में है, एक ही लाइन में, एक ही लाइन में है, तो ये कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि ये 0 और पाई कहाँ हुआ है। अगर थीटा खाली पाई होगा या 180 होगा मतलब, तो हम कहते हैं कि वेक्टर्स क्या है? कोलिनियर है। लेकिन थीटा अगर 0 है तो हम कहते हैं कि वेक्टर्स क्या है? पैरेलल है। तो दोनों में अलग अलग लिखा होना चाहिए था। नहीं आई बात समझ में? दोबारा समझा देते हैं। बेटा मैंने कहा कि एक वेक्टर है, वेक्टर ए, इसी लाइन में एक और वेक्टर है जो कि वेक्टर बी है। सेम डायरेक्शन भी हो सकती है। सेम डायरेक्शन में बनाया था, एक वेक्टर आपके पास ए है, इसी के आगे सेम डायरेक्शन के अंदर वेक्टर बी है। दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल, बी से ए का एंगल देखना है। बी से ए का एंगल देखना है कितना है, तो 180 डिग्री है। तो दोनों के दरमियान का जो एंगल है 180 डिग्री है। दोनों वेक्टर एक सीध में लाई कर रहे हैं, एक लाइन में लाई कर रहे हैं। अगर कोई भी चीज लाइन एक ही लाइन में लाई कर रही हो, पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहे हो, तो वो क्या कहलाते हैं? कोलिनियर कहलाते हैं। कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन में लाई करना है। बुक मिल जाएगी एक में मुझे ऐसी। क्या चीज एमसीक्यूज है ये, तो मालूम कर लें, अपना याद करने के लिए करना है तो करते हैं। अच्छा बुक में मिल जाएगी। कोलिनियर ही इसका बेस्ट आंसर बेटा, बुक में यही चेक कर रहा था मैं।
कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल 180 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि दोनों के दोनों वेक्टर्स एक ही सीध में लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। तो हम ऐसे वेक्टर्स को कोलिनियर कहेंगे। तो ये बुक में लाइन भी लिखी हुई है, याद कर लें। जीरो और पाई कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे, लेकिन जीरो के लिए वैसे अलग बात कही जाती है, पाई के लिए अलग कही जाती है, लेकिन बुक में लाइन लिखी हुई है तो हम उसी को फॉलो करेंगे। पैरेलल का मतलब है कि एक वेक्टर ए, ये रहा, इसी के सामने दूसरा वेक्टर है, सेम डायरेक्शन है, सेम एंगल बना रहा है, लेकिन ये अब दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? ये वेक्टर्स कहलाएंगे पैरेलल वेक्टर्स। अब ये दोनों वेक्टर्स आपस में कोई भी एंगल नहीं बना रहे, तो इसीलिए इनके दरमियान का एंगल क्या कंसीडर किया जाता है? जीरो कंसीडर किया जाता है। बेहतर पैरेलल है, लेकिन बुक में कोलिनियर लिखा है तो उसी को फॉलो करें, क्योंकि पाई के लिए कोलिनियर है, जीरो के लिए पैरेलल है। जरूरी नहीं है, बनानी है तो बना लो। तो मैंने आपसे ये कहा कि कोलिनियर का मतलब होता है कि एक वेक्टर दूसरा वेक्टर दोनों एक ही सीध में है। पैरेलल का मतलब होता है कि एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, एक सीध में लाई नहीं कर रहे, लेकिन सेम एंगल बना रहे हैं। तो हम ऐसे दो वेक्टर्स को, इनके दरमियान का एंगल 0 डिग्री है, ऐसे दो वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ऐसे वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स कहा जाता है। और कोई चीज? हाँ, एमसीक्यू नंबर 8। डॉट प्रोडक्ट ओबेज द डैश लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। वजह ये है कि डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी, कम्यूटेटिव में बी डॉट ए आता है। एसोसिएटिव होता है ए बी और सी। तो ए बी और सी में अगर तीनों जगह डॉट लगा दें तो आप इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। हाँ, ब्रैकेट वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो हमेशा हमेशा डॉट प्रोडक्ट जो है वो किसको प्रूफ करेगा? कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करेगा, मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ को प्रूफ करेगा। ए डॉट बी डॉट ए के हमेशा बराबर आएगा, लेकिन ए डॉट बी डॉट सी में ब्रैकेट चेंज करने से बराबर नहीं आएगा कुछ जगहों पर। और भी? हाँ बेटा, 10 में कह रहा है वेक्टर पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस आर रेफर्ड एज डायरेक्शन एंगल्स। अल्फा बीटा गामा को हम डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं, ये बात बताइए। बेटा 12 में लिखा हुआ है x is equals to r cos alpha, y is equals to r cos beta and z is equals to r cos gamma। बेटा आपने cos alpha का फॉर्मूला पढ़ा है x अपॉन r, cos beta का फॉर्मूला पढ़ा है y अपॉन r, cos gamma का फॉर्मूला पढ़ा है z अपॉन r। ये डायरेक्शन कोसाइन है। अब बेटा r यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल्स टू r cos alpha, y इज इक्वल्स टू r sin cos beta, सॉरी, और ये r यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां मल्टीप्लाई होगा, z इज इक्वल्स टू r cos gamma। बेटा cos alpha, cos beta और cos gamma, cos लगा हुआ है, cos क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं cos अल्फा, cos बीटा और cos गैमा।
इसीलिए इनको डायरेक्शन रेशियोज कहा जाता है, क्योंकि इनमें डायरेक्शन आई हुई है। अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा डायरेक्शन एंगल्स है, और कॉस साथ में लगा हुआ है, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो इसीलिए इसको डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन 5 अभी तो करा है। 8 और बी। अच्छा ये बेटा, दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं? जब उनके दरमियान का एंगल क्या होता है? जीरो होता है। दो वेक्टर्स पैरेलल तब होते हैं जब उनके दरमियान का एंगल जीरो होता है। रिव्यू एक्सरसाइज का एमसीक्यू है, if a and b are parallel then a dot b is equals to, तो बेटा a dot b का फॉर्मूला है a dot b is equals to magnitude of a magnitude of b cos थीटा। मैंने कहा कि दो वेक्टर्स पैरेलल कब होंगे? जब एंगल 0 डिग्री होगा। बेटा cos थीटा लिखा हुआ है, cos 0 हो जाएगा। बेटा ये बच गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, cos 0 कैलकुलेटर में रखेंगे 1 आ जाएगा। तो रिजल्ट आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आप बुक में जो ऑप्शंस हैं उसमें मैग्नीट्यूड का जिक्र नहीं है, ए और बी लिखा हुआ है। तो ए और बी पे वेक्टर का निशान नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है कि ए और बी मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसीलिए बेटा इसका आंसर ये होगा, क्योंकि आपके सामने के cos 0 रखने पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी बचा है, तो इसीलिए ए बी इसका आंसर कहलाएगा। और कोई सवाल? एक्सरसाइज 3.5 शुरू करते हैं। कुछ पूछना है तो पूछने मुझसे। बेटा ये रखना है, नई वाली बुक है किस क्लास? चलो क्या हाँ, सेम है दोनों में, एक आध सवाल का इजाफा है बस। किसी ना किसी एक्स्ट्रा में एक सवाल एक्स्ट्रा या दो सवाल एक्स्ट्रा। एक्सरसाइज 3.4 डॉट प्रोडक्ट पर बेस कर रही थी। एक्सरसाइज 3.5 टोटली क्रॉस प्रोडक्ट पर बेस कर रही है। हर सवाल में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, समझ लें। अगर ए वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k,
बी वेक्टर है B1I B2J प्लस B3K, देन A क्रॉस B बराबर है IJ के A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला ये है कि हमें ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ता है। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम वेक्टर प्रोडक्ट है, क्योंकि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जब भी निकलेगा आने वाला आंसर वेक्टर होगा। पिछली एक्सरसाइज में डॉट प्रोडक्ट निकाला था। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब भी निकालते हैं तो एक नंबर आता है, स्केलर आता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब भी निकलेगा दो वेक्टर्स का तो आने वाला रिजल्ट एक वेक्टर ही होगा, मतलब IJ की फॉर्म में ही होगा। बेटा A क्रॉस B किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? ये A वेक्टर है, इधर देखिएगा, ये वेक्टर B है। ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे हैं। अब बेटा A क्रॉस B किसको रिप्रेजेंट करता है? A क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर है जो कि A और B दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ए और बी दोनों के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। तो A क्रॉस B मतलब जो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है वो बेसिकली परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। मतलब ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा हमेशा A क्रॉस B। फिजिक्स में अगर थोड़ा बहुत याद हो तो वहां पढ़ा था, इसकी डायरेक्शन मिलती है राइट हैंड रूल से। सही है। तो क्या ये अपवर्ड डायरेक्शन में लाई कर रहा है या ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर लाई कर रहा है? यहां पर तो सिंपल हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा इस फॉर्मूले की मदद से। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड A क्रॉस B एंड B क्रॉस A if vector A is equals to 4I plus J plus K and vector B is equals to I plus 2J plus 3K। तो हमें यहाँ पर A क्रॉस B निकालना है सबसे पहले।
डिटर्मिनेंट निकालना तो आता होगा आपको या नहीं? देखिए बेटा, A1 जो ए वेक्टर है इसके आई का कोफिशिएंट है 4। A2 पहले वेक्टर के जे का कोफिशिएंट है कुछ नहीं है तो 1 है। A3 पहले वेक्टर के के का कोफिशिएंट है 1। B1 वेक्टर बी के आई का कोफिशिएंट है 1। B2 वेक्टर बी के जे का कोफिशिएंट है 2 और इसका कोफिशिएंट है 3। A1 की जगह 4 आ गया, A2 की जगह 1, A3 की जगह 1, B1 की जगह 1 आ गया, B2 की जगह 2 आ गया और B3 की जगह 3 आ गया। अब ये डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 3 बाय 3 ऑर्डर का, मैट्रिक क्लास में पढ़कर भी आ रहे हैं, 3 बाय 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको किसी रो या कॉलम को डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ से एक्सपेंड करें। तो मैं यहां पर आसानी काम कर रहा हूं भाई, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। पहली रो से एक्सपेंड करना है मतलब ये पहली रो है। तो बेटा जब एक्सपेंड करते हैं पहली रो से तो कुछ साइंस का ख्याल रखना है, प्लस माइनस और प्लस। अब इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो बेटा जो पहला नंबर है आई, मतलब आई, आई के साथ प्लस की साइन है तो हमने आई लिख दिया। पहला नंबर आई है तो हमने आई लिख दिया। आई जिस कॉलम में आ रहा है उसको हम छुपा देंगे। तो बच क्या जाएगा हमारे पास, जो नंबर्स बच जाएंगे वो 2 बाय 2 ऑर्डर में आएंगे, 1 1 2 3। उसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे जो कि जे है, जे के साथ माइनस की साइन है, माइनस का जे। अब जे जिस रो में आ रहा है उस रो को और जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को कट कर देंगे। तो ये बच जाएगा 4 1 1 और 3। उसके बाद के आएगा तो प्लस के आ गया, के जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है इसको भी कट कर देंगे। तो ये बच जाएगा 4 1 1 और 2। बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, 1 3 ज़ा 3, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 2, बीच में माइनस की साइन, 4 3 ज़ा 12, 1 1 ज़ा 1, बीच में माइनस की साइन आ जाएगी, 4 2 ज़ा 8, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, बीच में माइनस की साइन। I × 1 माइनस J × 11 प्लस K × 7। तो I -11J प्लस 7K। तो A क्रॉस B ये आ गया।
हाँ, बी क्रॉस ए के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आई जे के अब होगा B1 B2 B3 A1 A2 A3। जी, आएगा, नेगेटिव साइन आएगी, एक पॉजिटिव आएगा और एक में साइन का फर्क होगा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में साइन का फर्क, क्योंकि अगर दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी है, तो इसके जो परपेंडिकुलर है अपवर्ड डायरेक्शन में ये ए क्रॉस बी है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो माइनस माइनस का सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो कहलाता है बी क्रॉस ए। दोनों में फर्क ये होगा कि ये अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव आएगा, दोनों की साइन अलग अलग होगी। बी क्रॉस ए के लिए 1 2 3 पहले आ जाएगा, 4 1 और 1 बाद में आ जाएगा। इसको एक्सपेंड कर लें हम लोग। एग्जाम्पल पूरी करनी है ना। कितने पार्ट दिए थे, पता ही नहीं, कंफ्यूजन हो गई। मैंने एग्जाम्पल लिखी थी। एक पेज में दोनों 3 3 एग्जाम्पल, हाँ तो दोनों करनी होंगी ना। मैं दोनों मेंशन करना भूल गया हूँ। वर्क वाला सवाल तो करना है ना, वर्क वाला करना तो सब है, प्रोजेक्शन वाला भी करना तो सभी है। अच्छा, दे दो, चांस दे दो जिससे हाँ। रॉ 1, बेसिकली आपके पास ये पहली रॉ है, ये दूसरी रॉ है, इसको R2 कहेंगे, और ये तीसरी रॉ है, इसको R3 कहेंगे। तो बेसिकली रो को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, कि हम रो 1 से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, हम किसी भी रो से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको एक्सपेंड कर लें, किसी को अगर मसला आ रहा है एक्सपेंड करने में तो बता दे, दोबारा समझा दें। साइन का फर्क आएगा। कौन सी साइन? एक्सपेंडिंग वाली साइन की बात कर रहे हो ना? डिटर्मिनेंट निकालते तो वही साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। आंसर की बात कर रहे हैं, आंसर में डिफरेंस होगा साइन का बस, +11J -7K, ये फर्क है।
जी। नहीं नहीं, इसमें से ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालिए। हाँ यही आएगा, मैंने ये कहा आपसे कि आंसर में साइन का फर्क होगा। इसकी जो साइन आई है बी क्रॉस ए में, इसकी ऑपोजिट साइन आई। जी। जी बेटा, खैर है वो चांस दे देंगे, कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी तो मसला नहीं है। जिसने नहीं करा। जी बेटा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। जी बेटा। असल में क्वेश्चन नंबर 1 में भी जो काम करना है वही क्वेश्चन नंबर 2 में भी करना है। शो दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए फॉर ए इज इक्वल्स टू आई माइनस 7j प्लस 7k एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i माइनस 2j प्लस 2k। इसमें बेटा आप ए क्रॉस बी निकालें, फिर आप बी क्रॉस ए निकालें। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 अभी करना है, ए क्रॉस बी क्रॉस ए निकालें। होगा क्या कि अभी आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 किया है उसमें आपके पास ए क्रॉस बी की वैल्यू आई है आई माइनस 11j प्लस 7k। एक मिनट इधर देखिएगा, ए क्रॉस बी की वैल्यू आई थी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में ये। अगर बेटा इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूं तो माइनस कॉमन निकालने का मतलब है कि इन सबकी साइन चेंज हो जाएगी। आई पॉजिटिव है, नेगेटिव आई हो जाएगा। 11 नेगेटिव है, पॉजिटिव 11 हो जाएगा। और 7 पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा। तो जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो माइनस कॉमन निकालने पे जो रिजल्ट आया है ब्रैकेट के अंदर ये किसके बराबर है? ये बी क्रॉस ए के बराबर आया है। तो फिर ये प्रूव हो जाएगा कि ये इसके बराबर है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में नहीं करना ये, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 में आप पहले ए क्रॉस बी निकाल लें, बी क्रॉस ए निकाल लें, ये दोनों निकाल लें, फिर बताए तो आखिर में क्या लिखना होगा। ये निकाल के मुझे आप बताएं।
हम ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग बी क्रॉस देकर जो आंसर आंसर आएगा उसमें से कॉमन निकाल देंगे। हाँ ऐसा कर सकते हैं। ए क्रॉस बी। 3i - 2j + 2k।
हाँ, बी क्रॉस भी निकाल लिया और बी क्रॉस ए भी निकाल लिया। जी, आई की जगह 0 है। हाँ, ए क्रॉस बी क्या है? ए क्रॉस बी आ गया भाई। जी, +19 जे आ रहा है ए क्रॉस बी, और +19 के, और बी क्रॉस है -19 के, यही आ रहा है। तो अब ये करेंगे कि बी क्रॉस ए जो आपने निकाला है, ये आखिर में क्योंकि लिखा हुआ है तो इसमें से आप माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 19 जे +19 के, माइनस कॉमन निकालने से ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपको ये बात पता है कि ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है? ये ए क्रॉस बी के बराबर है। तो ये ए क्रॉस बी के बराबर है, तो आप करेंगे क्या? ये लिख देंगे कि बी क्रॉस ए बराबर है माइनस का ए क्रॉस बी। बेटा माइनस को इधर लेके या दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इस माइनस को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा ताकि बुक की वैल्यू प्रूव कर सकूं। तो माइनस का बी क्रॉस है बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी के। तो यहाँ प्रूव हो जाएगा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो ये एंड में लिख देंगे, और इसका मतलब ये है कि ये प्रूव हो गया। तो यहाँ सिंपल काम यही करा कि बी क्रॉस ए जो निकाला था उसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया। तो माइनस कॉमन निकाला तो हमारे पास जो ब्रैकेट में वैल्यू आई ये बेसिकली ए क्रॉस बी के बराबर है। इसकी जगह ए क्रॉस बी रख दिया, बी क्रॉस ए बराबर आ गया माइनस का ए क्रॉस बी। माइनस को दूसरी तरफ आप शिफ्ट कर सकते हैं, माइनस उधर चला जाएगा, तो माइनस का बी क्रॉस ए बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी के। तो ए क्रॉस बी बराबर आ गया माइनस का बी क्रॉस ए, जो कि प्रूफ हो गया। दोबारा बताया तो मैंने कहा बेटा, आपने बी क्रॉस से निकाली वैल्यू, बी क्रॉस से आ गया -19 जे -19 के। अब क्योंकि बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी का एक रिलेशन बनाना है, तो मैंने कहा कि मैं इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल सकता हूं। तो बी क्रॉस ए बराबर आ गया, माइनस यहां से कॉमन निकलेगा तो ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी। ये 19 जे 19 के हो जाएगा प्लस का। बेटा ये 19 जे प्लस का 19 के आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये किसके बराबर आया है? ये बराबर आया है ए क्रॉस बी के। बी क्रॉस ए बराबर हो गया माइनस का ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ए बेटा बराबर हो गया माइनस का ए क्रॉस बी। अब ये माइनस यहां लिखा हुआ है, माइनस को हम चाहें तो दूसरी साइड पर शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये हो क्या रहा है
कि ये माइनस का वन है यहाँ पर जो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वहां जाके डिवाइड होगा, मतलब ये इस वैल्यू को भी नेगेटिव कर देगा। तो हम करेंगे क्या कि इस माइनस को दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि बुक की वैल्यू प्रूव हो जाए। तो ये माइनस दूसरी तरफ चला जाएगा, मतलब ये बी क्रॉस ए के साथ माइनस आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी के। तो ए क्रॉस बी इसको हमने पलट के लिख दिया भाई, ए क्रॉस बी बराबर है माइनस बी क्रॉस ए। एक बार जो निकाला था उसी से उड़े। नहीं नहीं, आप बी क्रॉस से तो निकाल लिए ना आपने, यही कर रहा हूँ बेटा। बी क्रॉस से निकाला आपने वैल्यू, नहीं निकालनी होगी पहले। जब आप निकालेंगे तो ये रिजल्ट आएगा बी क्रॉस बी का, फिर उसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो वो ए क्रॉस बी के बराबर हो जाएगा। बता दो, मैं बता इधर आ जाओ, लेके आ जाओ। अच्छा, इन्होंने जी वो एक काम किया, ए वेक्टर ए पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। आपको निकालना होगा पहले ए बी वेक्टर, जब पॉइंट्स गिवन होते हैं तो वेक्टर निकलता है, बी फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल। बी आपके पास है 5 -7 0, ये आपके पास है 1 3। दोनों को माइनस कराएंगे, 5 में से 1 माइनस होगा, -7 में से 3 माइनस होगा, -7 -3, 0 में से 2 माइनस, -10 अब ये भी वेक्टर आ जाएगा 4 के साथ आ जाएगा आई, माइनस का 10 ए, माइनस का 2। मतलब क्या अगर हमें जब भी वेक्टर्स निकालते हो, 2 पॉइंट्स गिवन हो और वेक्टर निकालना हो तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल। हाँ मैं सवाल लिख रहा हूँ, सिर्फ सवाल लिख रहा हूँ बेटा, वो दिया मैं होगा।
कौन सा? ये मैं करवा रहा हूँ बेटा। आप लोगों ने अगर ये कर लिया सवाल क्वेश्चन 2 तो करा दें। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। फाइंड अ यूनिट वेक्टर which is orthogonal to both the vectors. Orthogonal means perpendicular. बेसिकली कहा जा रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ दी वेक्टर्स। इन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर, बेटा पीछे वाले बेटा बातें छोड़ दे तो देख लें। कहा जा रहा है कि ये जो दो वेक्टर्स हैं ए और बी, इनका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका आपको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। मतलब आपको ए और बी के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है पहले वो निकालना होगा, फिर उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर निकालना होगा। ए और बी के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है? मैंने अभी बताया कि ए और बी दो वेक्टर्स हैं। इनके जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, इनसे जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो होता है ए क्रॉस बी। जब भी आपसे कहा जाए कि ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो तो आप क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो सबसे पहला काम, हमें ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। फॉर ए क्रॉस बी, सिंस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री। Here we have a1, आई का कोफिशिएंट है वेक्टर ए के तो 1 है, a2 जे का कोफिशिएंट है -2, a3 के का कोफिशिएंट है 3, b1 है आई का कोफिशिएंट 3, b2 है जे का कोफिशिएंट -2 और b3 है के का कोफिशिएंट 1। ए क्रॉस बी बराबर है आई जे के 1 -2 3 3 -2 1। अब इसको एक्सपेंड करना है हमने। एक्सपेंडिंग बाय ρ1। ρ1 के लिए बेटा प्लस माइनस और प्लस की साइन आएगी, एंड वी हैव ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू आई। आई जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको छुपाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा -2 -2 3 और 1। फिर उसके बाद जे लिखा हुआ है, जे के साथ माइनस की साइन है, जे जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है वो छुपा देंगे। माइनस का जे
1331 और फिर प्लस करके अब के जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको छुपा देंगे। ये आएगा 13 -2 और -2। तो ये अब a क्रॉस बी इज इक्वल टू आई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो -2, और 3 मल्टीप्लाई होगा -2 से तो 3 2 6, माइनस का बीच में माइनस की साइन। 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से 1 तो 3 3 9, प्लस करके 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से तो -2, ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो -6, बीच में माइनस की साइन आएगी। तो a क्रॉस बी वेक्टर आएगा आई -2 + 6 -j × -8 प्लस करके -2 + 6। 6 में से 2 जाएगा तो 4i ये बच गया, माइनस माइनस +8j +4k। तो बेटा ये क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, मींस परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया। अब बेटा इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर ऑफ ए बराबर है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आने वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर कहलाता है। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी लेंथ 1 होती है। तो बेटा यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें मैग्नीट्यूड निकालना होगा फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का फॉर्मूला है √x² + y² + z²। हम यहाँ पर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो बेटा ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के लिए हमें x चाहिए, y चाहिए और z चाहिए। i का कोफिशिएंट x है, j का कोफिशिएंट y है और k का कोफिशिएंट z है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है √x² + y² + z²। 16 + 64 + 16 √96 आ जाएगा ये। 96 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो ये आएगा 4√6। 96 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4√6। ये दोनों आ गए, बस अब उस फॉर्मूले में रखना है यूनिट वेक्टर के। फॉर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है, यूनिट वेक्टर ए बराबर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यहाँ सवाल के हिसाब से फॉर्मूला चेंज कर लेंगे। ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर होगा, ए क्रॉस बी का क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर है, ए क्रॉस बी की जगह आएगा बेटा 4i + 8j + 4k
नीचे डिवाइड में आएगा 4√6। बेटा ऊपर से 4 कॉमन आएगा, सब 4 के टेबल में आ रहे हैं। 4 1 4 तो आई आ गया, 4 2 8 जे हो गया, 4 1 4 ये के हो गया। नीचे लिखा हुआ है 4√6, 4 से 4 कैंसिल हो गया। इसको हम लिखेंगे 1/√6 इंटू आई प्लस 2 जे प्लस के। तो ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर हमारे पास ये आ गया। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले वेक्टर निकलेगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड, और फिर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। मुझसे पूछे बेटा, क्या पूछे? यहाँ पे जो लिखा हुआ है बेटा, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। ए के ऊपर ये कैप लगा देते हैं। हाँ, तो ए के ऊपर कैप लगाने का मतलब है कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए बराबर है वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ये जो कैप लगाया हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है। अब ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ए क्रॉस बी के ऊपर कैप लगा दिया, बराबर ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। बेटा हमें किसका यूनिट वेक्टर निकालना है? सवाल में क्या लिखा हुआ है? फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू बोथ दी वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल का मतलब ए क्रॉस बी जो वेक्टर है, ए क्रॉस बी का क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसीलिए फॉर्मूला तब्दील हो जाएगा, क्योंकि ए क्रॉस बी का निकालना है तो ए की जगह ए क्रॉस बी आ जाएगा जहां जहां ए है। तो ये बेसिक फॉर्मूला लिखा है कि वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सवाल समझ में नहीं आया दोबारा समझा देते बेटा, तो मसला थोड़ी है। बेटा सवाल में मैंने कहा कि लिखा हुआ है फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू बोथ दी वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर तो निकालना है, लेकिन किसका यूनिट वेक्टर निकालना है? एक ऐसे वेक्टर का जो ऑर्थोगोनल है किसके ऊपर? दोनों के ऊपर। बेटा मैंने कहा कि ऑर्थोगोनल का मतलब है परपेंडिकुलर। सही है, मतलब बात हो रही है परपेंडिकुलर की। कह रहे फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ दी वेक्टर्स। मतलब इन दो वेक्टर्स की जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होता है? ए क्रॉस बी। तो आपको क्या निकालना है? सबसे पहले परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। वो क्या होगा? ए क्रॉस बी। आपने ए क्रॉस बी निकाल दिया। सवाल में क्या कहा हुआ है कि आपको यूनिट वेक्टर निकालना है किसका? परपेंडिकुलर का, मतलब ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसीलिए आपने पहले ए क्रॉस बी निकाला, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाला। हमने ए क्रॉस बी निकाला डिटर्मिनेंट से, 4i + 8j + 4 के आ गया। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाया। आपके पास एक्स आई का कोफिशिएंट है, वाई जे का कोफिशिएंट है, और जेड के का कोफिशिएंट है। तो 4 8 और 4 आ गया, इस फॉर्मूले में रखा तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ गया। वेक्टर आ गया है, मैग्नीट्यूड आ गया है, दोनों को डिवाइड करा देंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाए। तो इसीलिए ऊपर 4i + 8j + 4 के लिख दिया, नीचे इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। मतलब वेक्टर ए क्रॉस बी को डिवाइड करा दिया 4√6 से, मतलब इसके मैग्नीट्यूड से। तो जो आंसर आया वो यूनिट वेक्टर बन गया।
तो एक और चीज सुन लो। अगर किसी का मैसेज आया टेस्ट के बाद कि वो क्वेश्चन टेस्ट में नहीं है, वो असाइनमेंट में नहीं है, टेस्ट वापसी ले या वो है, और अगर खुदा न खास्ता वो चीज असाइनमेंट में हुई, तो वो बच्चा असाइनमेंट फिर से करेगा और फिर से टेस्ट देगा, और उसके दोनों चांस जाएंगे, टेस्ट का भी और असाइनमेंट का भी। ठीक है। कुछ बच्चे पहले जो टेस्ट हुआ उसके अंदर बोल देते कि क्वेश्चन 1.2 सा है। ठीक है, अगर उसको ये इतना नहीं पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज में है, तो मतलब उसका असाइनमेंट खुद नहीं किया है। समझ आ रही है? ये था बेटा बोले। ये तो बेटा हमको ही पता होगा शायद। बेटा 3 सर्च कर लिया सबने। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी तकरीबन वैसा ही सवाल है। सवाल में कहा जा रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a प्लस बी एंड a माइनस बी। बेटा कह रहे हैं कि यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि a प्लस बी और a माइनस बी के परपेंडिकुलर है। तो बेटा a प्लस बी और a माइनस बी, ये जो दो वेक्टर्स अलग अलग बनेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, इनके परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमें निकालना है a प्लस बी फॉर वेक्टर a प्लस बी। तो वेक्टर a और b को ऐड कराएंगे। 3i प्लस 5j माइनस के, i प्लस 2j माइनस 5k। बेटा 3i और i ऐड हो जाएगा 4i, 5j और 2j तो 7j, -5 और माइनस के मतलब ये माइनस का 6k आ जाएगा। फिर उसके बाद a माइनस बी निकालना है।
ए माइनस बी के लिए ए वेक्टर लिखेंगे, माइनस की साइन, बी वेक्टर लिखेंगे, 3i प्लस 5j माइनस के। माइनस की साइन बेटा सबसे मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस 5k आ जाएगा। 3i माइनस आई तो 2i आ गया, 5j माइनस 2j तो 3j, 5k माइनस के तो प्लस का 4k। अब बेटा ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों वेक्टर्स आ गए। इसके बाद हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ताकि परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाए। फॉर ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला ए क्रॉस बी आई जे के, A1 A2 A3, B1 B2 B3। A1 A2 A3, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी वेक्टर कंसीडर करना है तो ए प्लस बी में जो आई का कोफिशिएंट है ये A1 है, जे का कोफिशिएंट A2 है और ये A3 है। A1 4 है, A2 7 है, A3 -6 है। जो ए माइनस बी वेक्टर है इससे हम B1 B2 B3 निकालेंगे फॉर्मूले के लिए। आई का कोफिशिएंट 2, जे का कोफिशिएंट 3, के का कोफिशिएंट 4। ए क्रॉस बी आ जाएगा आई जे के, सॉरी ए क्रॉस बी को लिख दीजिए। तो हमारे पास ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी बराबर आएगा आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3 expanding by rho 1। ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, एक मिनट क्या कह रहे हैं? हाँ मैंने मिस्टेक कर दी, वही कह रहा हूँ रिजल्ट 46 आएगा, इसका क्यों नहीं आएगा।
एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी वो, ऊपर -6 लिखा, नीचे -3 लिख दिया मैंने। तो ये आ जाएगा 46i -28j माइनस का 2k। तो इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, इन दोनों वेक्टर्स का जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो आ गया। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद मैग्नीट्यूड निकालना है ताकि यूनिट वेक्टर आ जाए। फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर का फॉर्मूला है √x² प्लस y² प्लस z²। बेटा x है यहाँ पर, i का कोफिशिएंट 46, y है j का कोफिशिएंट -28 और z है k का कोफिशिएंट 2। तो बेटा a क्रॉस b, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी पे मैग्नीट्यूड लगा देंगे। इसका मैग्नीट्यूड बराबर है 46 का स्क्वायर -28 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। फोर्टी सिक्स का स्क्वायर 2116, 28 का स्क्वायर 784 और 2 का स्क्वायर 4। एक मिनट, 101। तो ये आ जाएगा √2904, जो इसका स्क्वायर रूट आ रहा है 22√6। अब यूनिट वेक्टर के लिए, फॉर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पर a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी है, इसके ऊपर हम कैप लगा देंगे यूनिट वेक्टर का, ये बराबर है वेक्टर इसका ये लिखा हुआ
46i -28j -2k, इसका वेक्टर आ जाएगा। इसके नीचे इसका मैग्नीट्यूड आएगा 22√6। ऊपर से 2 के टेबल में आ रही है वैल्यूज, कॉमन आएगा 23, 2 14 जा 28 और 2 1 जा 2। नीचे 22√6 लिखा हुआ है, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, मतलब 2 से 22 कैंसिल हुआ, नीचे 11 आ गया। a+b क्रॉस a-b बराबर है 1/11√6, साथ में लिखा हुआ है 23i 14j माइनस का k। ये आंसर आएगा। काम वही पिछले सवाल जैसा किया है, बस कंफ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट ये कर दी कि a+b और a-b का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया। पीछे आ जाओ। आज के लिए इतना ही। बेटा तहा आपने कॉपी कर लिए, ये स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं हटा दूं? एक मिनट।